बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब ख्वाजा मतीन। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और अल्लाह करे यहाँ से गुरबत कहीं दूर जा बसे। अलवी साहब, क्या खबरें? जी मज़हर बरलास साहब, मुझे आपकी दुआएं कबूल होती हुई नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि आपने दुआ की है कि अल्लाह करे इस मुल्क से गुरबत का ख़ात्मा हो। लेकिन आज निगरान वज़ीर आज़म के वज़ीर इत्तलाआत जो हैं मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस तरह की कोई उम्मीद लगाने की कोशिश मत कीजिएगा कि यहाँ से महंगाई का ख़ात्मा होगा। और यकीनन जब महंगाई का ख़ात्मा नहीं होगा तो फिर गुरबत का ख़ात्मा कैसे होगा। उन्होंने कहा है कि IMF के साथ जो हमारे मामलात हैं, जो शराइत तय की गई हैं, उसमें जो कर्ज़ों की सूरत हाल है, पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो आवाम को कोई रिलीफ दे सके, लिहाजा इस तरह की कोई तवक्को रखना अबस है, कोई सब्सिडी देना मुमकिन नहीं है। उन्होंने और भी इस हवाले से बहुत सारी बातें की, उस पर भी बात करेंगे। फिर निगरान वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़यात के हवाले से बड़ा खुलखुला के कहा है कि कोई टॉलरेंस नहीं की जाएगी, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है और मुझे ये भी यकीन है कि ये टीम जो है पाकिस्तान की तरक्की में नहायत अहम किरदार अदा करेगी। इस पर भी बात करेंगे। फिर चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए इंसाफ नहीं हो सकते, आखिर क्या वजूहत हैं। इस हवाले से सिराजुल हक ने भी कहा है कि जाते जाते पिछली हुकूमत बड़े एहतमाम के साथ, पूरी मनसूबाबंदी के साथ ये इंतज़ाम करके गई है कि बर वक्त इंतखाबात ना हो सकें और मरदमशुमारी वाला जो काम और शोशा छोड़ के गई है उस पर भी उन्होंने सख्त तनकीद की, उस पर भी बात की जाएगी। और जड़ांवाला में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक पूरी बस्ती को जला के राख कर दिया गया और लोगों ने कहा है कि जाते जाते पिछली हुकूमत बड़े एहतमाम के साथ, पूरी मनसूबाबंदी के साथ ये इंतज़ाम करके गई है कि बर वक्त इंतखाबात ना हो सकें और मरदमशुमारी वाला जो काम और शोशा छोड़ के गई है उस पर भी उन्होंने सख्त तनकीद की, उस पर भी बात की जाएगी। और जड़ांवाला में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक पूरी बस्ती को जला के राख कर दिया गया और लोगों ने छुप छुप के जाने बचाई, घर छोड़ के जाने बचाई और मसाजिद पर ऐलानात किए गए। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी मुआशरे में नफ़रत, तअस्सुब और अदम बर्दाश्त जो है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और अक़लियतों के साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है। इस तरह के कई वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, अभी भी हुए हैं, और इसमें क्या तवक्को की जा सकती है और मुआशरे में रवादारी को, मोहब्बत को और प्यार को फ़रोग़ देने के लिए किन किन लोगों की ज़िम्मेदारी है, क्या किरदार अदा करना चाहिए। इससे पहले कि मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ा जाए, आपको निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू का एक टुकड़ा सुनाते हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी। हाली है, महंगाई है, अफराते ज़र है, गुर्बत है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात का अंदाज़ा है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, ख़ास तौर पर डीजल की कीमतों में इजाफा होता है, तो वो अपने साथ अफराते ज़र और महंगाई का एक तूफान साथ लेकर आता है। ये एक हकीकत है। एक IMF का मुंजमद प्रोग्राम था, वो बड़ी मुश्किल से उसको धक्का देके स्टार्ट कराया। कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। उनमें ये भी शामिल है कि हम बहुत ज्यादा सब्सिडीज ना दें। जो कि मईशत का हाल है, जो हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए का जो हाल है, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि हमारा जैसा मुल्क महंगा तेल खरीदे और सस्ता बेचे। जी मज़हर बरलास साहब, नए वज़ीर कहते हैं कि मुल्क की मईशत का हाल बड़ा बेहाल है, लेकिन आवाम का हाल मेरा ख़्याल है उससे भी ज़्यादा बेहाल है। और ये कह रहे हैं कि हमें कोई तवक्को मत रखें कि महंगाई में कोई कमी होगी, सब्सिडी हम नहीं देंगे। यानी इनके पास भी कोई ऐसी उम्मीद रखने की जो है, अगर किसी को ख्याल हो कि निगरान हुकूमत आ गई है तो पिछलों का जो किया धरा है उसमें ये कोई बेहतरी करेंगे। उन्होंने दो टोक कह दिया कि ऐसी गलत फहमी में मत मुब्तला हुई है। बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अभी तो चूँकि इनकी इब्तदा है, इन पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। देखिए, अब हक़ाइक़ सामने आ गए हैं कि जो PTI गवर्नमेंट ने 3.5 साल में जितना कर्ज़ा लिया था, उससे डबल कर्ज़ा 16 माह में माहरीन जो थे उन्होंने लिया, जिन्होंने मुल्क का कबाड़ा किया। और जब PTI गवर्नमेंट गई थी तो ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर थे, वो अब चंद अरब डॉलर रह गए हैं। इसी तरह महंगाई की जो सूरत हाल है, ये कोई ढकी छुपी हकीकत नहीं कि उस वक़्त पेट्रोल जो था वो 150 रुपये लीटर था, आज वो 300 से बातें कर रहा है। डॉलर 176 का था,
आज 300 से ऊपर उड़ रहा है, और बाकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी इसी तरह महंगी हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली जो हुकूमत थी, जो जिसमें 13-14 जमातें थीं, दावा तो उन्हें बड़े अवामी होने का था, मगर बदकिस्मती से उन्होंने अवाम का नहीं सोचा, अपने केसेस माफ़ कराए, अपने लल्ले तलल्ले वहीं रहे, अपने दौरों पे अरबों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन इस मुल्क के गरीब लोगों का उन्होंने नहीं सोचा। और मैं समझता हूँ कि ये जो निगरान आए हैं, ये भी उन्हीं का एक तसलसल है, ये भी लोगों का नहीं सोचेंगे। ये बातें तो बड़ी मीठी करते हैं आके कि जी ये हकीकत है, फ़लाँ हकीकत है, तो ये किया दरा किसका है? तो मेरा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अलवी साहब कि इनसे कोई बड़ी तवक्को ना रखें। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी समझ दुरुस्त करनी चाहिए। ये जो फ़ैसले हुए पिछले 1.5-2 साल में, ये इतने घिनौने थे कि उसका खमियाजा हमें मुद तो भुगतना पड़ेगा। हमें पिछली हुकूमत के एक वज़ीर साहब लारे लगाते रहे, भाषण देते रहे कि हम रूस से तेल मंगवा रहे हैं, फिर वो रूस से इंडिया, दुबई और फिर कराची आया, वो अपना कमीशन तो उन्होंने खड़ा कर लिया और अपने जो वाली वारस थे उनका कमीशन खड़ा कर लिया, लेकिन हमें क्या मिला? पाकिस्तान के आम लोगों को क्या मिला? हमें तो 300 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, 250-300 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, हमें उस तेल का क्या फ़ायदा हुआ? मैं समझता हूँ कि जब तक अवाम तक असरात नहीं पहुँचते या समरात नहीं पहुँचते, आप जितने मर्ज़ी दावे करें, आप जितने मर्ज़ी ख्वाब सजाएं, ये ख्वाब खाक है, ये दावे खाक है। बिल्कुल सही है। ख्वाजा मतीन साहब, आपका क्या ख्याल है? मज़हर साहब ने कहा कि रूस से तेल आया, अपने हिस्से का कमीशन लेके अपने जो भी उनके पीछे थे उनको कमीशन दे दो के साइड पे हो गए, अवाम तक फ़ायदा नहीं पड़ा। तकरीरें बड़ी सुनी थी हमने, रूस से तेल आ रहा है, बड़ी मौजें हो जाएंगी, बड़ा सस्ता हो जाएगा, और उन्होंने भी जाते जाते महंगा कर दिया, बेतहाशा महंगा कर दिया, और इन्होंने आते आते महंगा कर दिया। आम आदमी पाकिस्तानी जो है वो क्या करे? उसके लिए कोई मसला है? आपके पास कोई हल है उस मसले का? अच्छा अली साहब, जब रूस से तेल मंगवाने की बात की गई थी, ये इमरान खान के दौर में बात चली थी, चेयरमैन पीटीआई, और जब ये सौदा किया उन्होंने अवामी दबाव पर कि जी आपने रूस से तेल क्यों नहीं मंगवाते, सस्ता मिलता है, आप क्यों दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं? तो आपको याद होगा कि पीटीआई बड़ा क्रेडिट लेती थी, ये हमने वादे किए हैं, चेयरमैन पीटीआई ने एग्रीमेंट्स किए हैं। देखिए कि एक 100 लीटर तेल आपका इस्तेमाल होता है, उसमें से 2 लीटर मंगवाने से तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना ना। अच्छा, मसलन हमारे 98% जो ज़रूरत है वो उससे तो पूरी नहीं हो रही ना, वो तो दूसरे ममालिक से आ रहा है। सही। उसका इम्पैक्ट पड़ना था जब 50% 60% रूस से तेल आता, रिफाइनरी लगती, बाकी चीज़ें होती, उसका फिर इम्पैक्ट आना था। जहाँ तक बरलास साहब ने बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने, जब क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई 2021 में तो 168 रुपये का डॉलर था। तो बरलास साहब इससे पीछे क्यों नहीं जाते? जब 2017 में मियां नवाज शरीफ को घर भेजा गया तो डॉलर 110 रुपये का था ना। जब 88 में मोहतरमा आई तो 18 रुपये का डॉलर था। 90 की दहाई में पूरी देख लें आप, डॉलर बिल्कुल अब ठीक हालत में रहा। हमारा जो रुपया था वो भारतीय रुपये से ज़्यादा, उसकी ज़्यादा वैल्यू थी, ज़्यादा बाइज्जत था, 3 गुना था, मैं आपको बताऊं। फिर जब हमने अपनी जो पॉलिसियां हैं, जो अपनी मईशत को कर्ज़ों पर डाल दिया, हमने कर्ज़ों के ज़रिए कर्ज़े लेकर, भारी कर्ज़े लेकर, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बल्ला साहब की निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त है। जब हमने अपनी मईशत को डाल दिया कर्ज़ों पर, उससे लेकर अभी भी हमने कर्ज़े वापस देने होते हैं। अब अगली जो भी हुकूमत आएगी वो पहले पिछले कर्ज़े भी वापस करेगी, और जितना भी हमारा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं, वो सब कर्ज़ों पे चल रहा है। जब तक हम ये कर्ज़ों की मईशत पर इंहिसार करते रहेंगे, हम कर्ज़ों की दलदल में धंसते चले जाएंगे। बात यह है कि जब तक सियासी पोलराइजेशन इस मुल्क में रहेगी, उस वक्त तक आपको पता है जो सियासी इस्तेकाम है या माशी इस्तेकाम है, वो सियासी इस्तेकाम के साथ नथी है। ठीक है, आप पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएं। ये सियासी अदम इस्तेकाम जो पैदा किया, जब 2013 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो 2014 में खान साहब ने धरना दे दिया। उस दिन से सियासी अदम इस्तेकाम आता आता आज ये दिन है। उस वक़्त मियां नवाज शरीफ साहब जेल में गए, आज चेयरमैन पीटीआई हैं। जब तक इन लीडरों को जेलों में डालते रहेंगे आप,
तो मुल्क में मुझे बताएं कि सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा। सही हो गया। सियासी इस्तेकाम आएगा तो फिर मुआशी इस्तेकाम के दरवाजे खुलेंगे। हमें सियासी इस्तेकाम लेकर आना है। जहां तक आपने बात की है निगरान हुकूमत की, निगरान हुकूमत का ये मैंडेट ही नहीं है कि वो कोई पॉलिसी बनाए। उनका काम ये है कि वो आए हैं इंतखाबात कराने के लिए, इंतखाबात कराएं, अपनी जो भी आईनी मुद्दत है उसमें कराएं और घर जाएं। पेट्रोल महंगा करना उनके है या नहीं? मैं कहता हूं उनका पॉलिसी बनाना कोई काम नहीं। अब जो एग्रीमेंट करना, जिससे मैं मुतासर होता हूं, एग्रीमेंट जो करके गई है, रियासत के साथ एग्रीमेंट किए ना IMF ने, चेयरमैन पीटी ने क्या था, एग्रीमेंट तोड़ा था ना IMF के साथ, फिर आके बहाल किया। जो आज हम जिस मुश्किल में फंसे हुए उसमें उन एग्रीमेंट को तोड़ने का भी हाथ है। ठीक हो गया। पर जाते हैं मजहर बरलास साहब की तरफ। मजहर बरलास साहब, ख्वाजा साहब ने बिल्कुल दो टोक और वाशिगाफ अंदाज में कहा कि मुल्क बिल्कुल ठीक लाइन पे चल रहा था। उन्होंने आपको मिसालें भी दी, डॉलर 168 का, 110 का और टोटल 18 रुपए का। और ये काम तब से ख़राब हुआ जब से चेयरमैन PTI ने धरने देने शुरू किया, धरनों की सियासत शुरू की। और उन्होंने ये इस बात ये भी कहा कि पहले मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, आज चेयरमैन PTI जेल में हैं, और जब तक लोगों को जेलों में भेजा जाता रहेगा साबिक वज़ीर आज़म को, तो ये मामला ठीक नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म को जेलों में कौन भेजता है? देखिए, मैं थोड़ी सी बात ख्वाजा साहब से रह गई है, वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि 90 से पहले हम इंडिया से आगे थे, बांग्लादेश से आगे थे, हमारी करेंसी मजबूत थी। लेकिन जब से ये माहरीन आए, आपको पता है कि उसके बाद ये जो अभी मफरूर हो गए हैं फिर से बड़े मईशत के माहिर, जब ये आए तो इन्होंने 1990 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत कायम हुई तो इन्होंने 1991 में एक ऐसे शख्स को रेलवे का वज़ीर बना दिया जिसका ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता था, और हमारी रेलवे उस वक़्त से नुकसान में जाना शुरू हो गई। अब ठीक है जी, उनकी सियासी मजबूरियां थीं, लेकिन सियासी मजबूरियां लोगों के गले में तो ना डालें। उसके बाद आपको याद होगा कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट सीज़ किए गए थे। वो भी किसने किए थे? उस वक्त तो मेरा ख्याल है इमरान खान नहीं थे, सॉरी, चेयरमैन PTI नहीं थे। और फिर आपको याद होगा कि एक मुहिम चली थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। बेचारे गरीब लोगों ने अपने जेवरात तक दे दिए थे, मगर खाने वाले खा गए, अपनी जायदादें बैरून मुल्क बना गए। और अगर उनको इस मुल्क का एहसास होता तो अभी जो 16 माह की हुकूमत गई है उसमें वो अपनी जायदादें वापस लाते, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जो पैसे पड़े हैं वो वापस लाते। लेकिन उन्हें इस मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं, कोई वफा नहीं इस मुल्क के साथ, ना इस मुल्क के लोगों के साथ उनकी कोई हमदर्दी है, ना इस मुल्क के लोगों के साथ कोई वफा है। झूठे दावे करते हैं। वो जायदादें वहीं खड़ी हैं, कोई दुबई में हैं, कोई लंदन में हैं, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। बैरूनी बैंकों में कर्जे, पैसे पड़े हुए हैं, दौलत के अंबार लगे हुए हैं बैरूनी बैंकों में। और ये जो कर्जे लिए गए अलवी साहब, ये मैंने और आपने नहीं खाए। इस मुल्क के बड़े बड़े सनतकार, जिसमें शरीफ फैमिली भी शामिल है, इनको कर्जे दिए जाते रहे और माफ़ होते रहे। इस मुल्क का रवाज ये रहा कि कर्जे माफ़ कर दिए हैं जी। ये इतने शहनशाह थे, इन्होंने बेड़ा गर्क किया। ये सच्ची बात यह है कि 90 से पहले हमारी मईशत दुरुस्त थी, डॉक्टर महबूबुल हक थे। लेकिन जब ये लोग आए, इन्होंने मार धाड़ का ऐसा सफ़र शुरू किया कि आज पाकिस्तान का गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है। दुरुस्त है बरलास साहब, ये मसाइल जो हैं इनसे तो हर बंदा आगा है, क्योंकि अब लोगों ने भुगता है, नस्ल दर नस्ल भुगत रहे हैं। 47 से लेके आज तक का सफ़र 2023 का, इसमें कोई खैर का तो बहुत ही कम ही पहलू नज़र आया। शर ही शर है, मसाइल ही मसाइल हैं। हल क्या है ख्वाजा साहब आपके ख्याल में? हल है कोई? एक हुकूमत जाती है, फिर आती है, फिर नहीं जाती है, फिर आती है। वो सारे पिछलों ने ये कर दिया, पिछलों ने ये मुआहदे कर दिए, पिछले लूट के खा गए, पिछले ये कर दी। एक तो दौलत नहीं आ सकी, ये वादा चेयरमैन PTI ने भी कहा था मैं इनसे दौलत वापस लेके आऊंगा, इधर ही नहीं ला सके। अच्छा, जो ये आए थे, जो यहाँ नेक पाक पाक दामन बन के, अच्छा वो खुद भी कुछ नहीं लेके आए। आखिर इस मुल्क का कौन कौन मोहब्बत करता है? सिर्फ आवाम की जिम्मेदारी है या हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी है कि मोहब्बत करें और साबित करें अमली तौर पे तकरीरों के अलावा भी? बिल्कुल हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। जो बरलास साहब ने बात की है कि 90 की दहाई से पहले, मैं कहता हूं कि जब 99 में
हुकूमत ख़त्म हुई, एक जमहूरी हुकूमत की ख़त्म की परवेज़ मुशर्रफ ने, उस वक्त 51 रुपये का डॉलर था, ठीक है। उस वक्त भी 98 में हमने एटमी धमाके किए, तो उस वक्त भी हमारा दुगना, हमारा जो रुपया है भारत से दुगना महंगा था, तगड़ा था हमारा रुपया, पाकिस्तानी रुपया। इसके बाद जब मार्शल की हुकूमत आई, तजर्बे किए जाते रहे, जब तक ये तजर्बे होते रहेंगे हमें इन तजर्बों से बाहर आना चाहिए, ठीक है। लोगों को अपनी मर्ज़ी के जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होने का हक़ देना चाहिए। फिर ये चीज़ें अभी देखें, ये जो पॉलिसियाँ बनती, आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं तो पीछे 76 सालों का एक सफ़र है जिसमें कामयाबियाँ भी हैं, नाकामियाँ भी हैं। अब जो भी पॉलिसी, हम तो डगर पर आए ही नहीं। ये जो राम कहानी सुनाई है बरलास साहब ने कि फलां कर्जे ले गए, फलां खा गए, सच है। मैं कहता हूँ आपके नज़दीक सच है ना, अपने अपने सच है यहाँ। नहीं सच है। अच्छा सुन लेना, ये सच है खान साहब। तारों मुल्क सवारों का पैसा लूटा गया, आपने यहाँ फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज हुए, ये सच है। अच्छा, जो लूटमार हुई, सुने ना जरा आलवी साहब, ये जो लूटमार की कहानियां, यही हमें चेयरमैन पीटीए ने ये कहानियां सुनाई। अब जब 3.5 साल जब वो बरसरे इक़्तिदार रहे, तो वो जो इत्तेसाब का नारा लगा के आए थे, क्या इत्तेसाब किया उन्होंने? एक फूटी कौड़ी तो बरामद नहीं की। डैम फंड किधर गया? वो डैम फंड पे भी आते हैं ना, वो नहीं, बरलास साहब उसकी डैम फंड की बात नहीं करेंगे, वो बात करूंगा सारी इधर। जब 4.25 साल खान साहब की हुकूमत रही तो उन्होंने लूट मार का पैसा क्यों नहीं बरामद किया? ये सिर्फ कहानियां हैं, ये सिर्फ तकरीरें करनी है इसकी, हमने लूट मार की। 4.25 साल नहीं, 3.5 साल, 4.25 साल आप गिन लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नासरीन आप देख रहे हैं कि ये जब तक इल्जाम तराशी की सियासत खत्म, ये जो सियासत बाज नहीं आएंगे हम इल्जाम तराशी से, उस वक्त तक मुल्क में इल्जाम तराशी ही काम नहीं आएगा। सवाल ये भी है, फिर एक नया सवाल जन्म लेता है कि क्या ये सिर्फ इल्जाम तराशी ही है या हकाइक भी हैं? वाकई माल लूटा गया है या नहीं लूटा गया? बाहर से भेजा गया है, नहीं भेजा गया है, लाया गया है, नहीं लाया गया है? आखिर जिम्मेदार कौन है? कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। और एक बात कि यहाँ अपना अपना सच है, आप भी सच तलाश कीजिएगा और सच के सफर में हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवरुल्लाह काकड़ ने कहा है कि मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है और हम मुकर्ररा मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। मज़हर बरलास साहब, आपका क्या ख्याल है? यहाँ हमने देखा है कि इसमें कैबिनेट में बड़े बड़े आली दिमाग लोग आए हैं और मुतल्लिका लोग, उन्होंने मुतल्लिका जगह पर मुतल्लिका लोग लगाए हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं इससे पहले कि इनकी टीम पर तबसरा करूँ, मैं थोड़ी सी बात डैम फंड के हवाले से करना चाहता हूँ, चूँकि वक्फे से पहले डैम फंड रह गया था डिस्कस होना। जी ज़रूर इरशाद पिछले दिनों हम सहाफ़ियों का एक वफद मिला था साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार से, तो ये बात वहाँ हुई थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए डैम फंड के जो पैसे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। दुरुस्त है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये वजाहत काफ़ी है उनकी कि उन्होंने कहा कि जनाब वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अब आ जाइए जी इनके टीम पर। एक तो ये जो दावा है उनका कि हम तमीर का रास्ता बनाएंगे, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। मुल्क के एक बड़े कानूनदान और साबिक़ चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी आज एक जगह गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनका कहना था कि ये निगरानों का मैंडेट नहीं है। निगरानों का सिर्फ ये काम है कि वो इलेक्शन कराएं और जाएं, और ये मेरा ख्याल है वो शायद अपने मैंडेट से तजावज़ कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब। बाकी जहाँ तक उनकी टीम है, उनकी टीम में बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग मतनाज़ा भी हैं और उनकी सियासी वफादारियाँ हैं जो कई हुक्मरानों के ख़ास रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उन्हें कैबिनेट बनाते वक्त उजलत का उन्होंने मुजाहरा किया है। उन्हें सोचना चाहिए था कि कम से कम ऐसे लोग लाते जिनकी सियासी वफादारियाँ ना होती और वो लोग बिल्कुल निगरानों की तरह रहते और निगरानों के फ़राइज़ अदा करते। तो ये जो बहुत ज़्यादा सियासी वफादारियों वाले लोग वो ले आए हैं, ये उनके लिए मसला बनेगा। सही हो गया। ख्वाजा साहब, चेयरमैन की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मगरबी ममालिक के सफ़ीरों के साथ रब्ता किया है। शाह महमूद कुरैशी, रऊफ़ हसन और अली ज़फ़र ने मुख्तलिफ सफ़ीरों से मुलाकातें की हैं। शाह महमूद कुरैशी ने इस बात को ऑन द रिकॉर्ड मानने से इनकार किया है, उन्होंने तरदीद किया, वो समझते हैं इस बात की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर उसको ऑन द रिकॉर्ड मान लें। लेकिन रऊफ़ हसन और सेनेटर अली ज़फ़र ने इस बात की तायीद की है। उनको बताया गया है, सफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई है कि इमरान खान चेयरमैन PTI बड़े मुश्किल हालात से दो चार हैं और जेल में किस तरह के हालात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है।
तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अलवी साहब, ये जो जालिम है ना, उसकी नफ्सियात बड़ी अजीबोगरीब होती है। ये जब इख्तियार और ताकत में होता है ना, तो ये ऐलान करता है कि मैं आपको मूँछों से पकड़कर जेल में डालूंगा, ठीक है। फिर जब इस पर थोड़ा सा सख्त वक्त आता है तो फिर पहले तो कहता मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ठीक है, हाथ भी नहीं मिलाता, और लोगों को मूँछों, कानों से, गर्दनों से पकड़कर घसीटने की बातें करता है, ठीक है, तकब्बर की बातें करता है, ठीक है, और मुंह पर हाथ भी फेरते हैं। फिर जब थोड़ा सा दबाव आता है तो फिर ये कहते हैं नहीं मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ। एक वक्त में कहते हैं ना मैंने तो नंबर ब्लॉक कर दिया है। फिर मुज़ाकरात की भीख मांगता है, नहीं मैं बात करना चाहता हूँ। फिर जब ये पकड़ में आ जाता है तो फिर ये मजलूमियत का लबादा ओढ़ लेता है, ठीक है ना। वो एक कौल है पंजाबी का कि जिसकी बड़क बहुत बड़ी होती है ना, उसकी चीख भी उन्हीं बड़ी होती, ठीक है ना। अभी आप वो कफ़ियात देख लें, ये जो गुलामी नामंजूर के पीछे पूरी कौम को पागल बनाया हुआ है, आज ये उन्हीं मगरबी ममालिक से उनकी चेयरमैन पीटी की रिहाई की भीख मांग रहे हैं। इन्हें कहे अपने कोई नज़रिया तो बता दें कि आप खड़े कहाँ पे हैं। फिर साइफर वाला जो सारा फार्मूला है, जो सारा झूठ गढ़ा गया है, एक मनगढ़ंत कहानी है, कभी उसके पीछे छुपते हैं, कभी फिर जाके मगरबी ममालिक, कभी उनके लिए वहाँ कोई फर्म खरीदी जाती है, उनसे वादा किया जाता है अमेरिका में कि हमारी लॉबिंग करें, कभी सफ़ीरों को बुलाया जाता है। तो इनको कहें कि अपने अल्लाह पर भरोसा करें और पाकिस्तान की अदालतों से रुजू करें और जो जराइम किए उनकी वजाहतें और गवाहान पेश करें ताकि आपकी जान छूटे। ठीक हो गया। बरलास साहब, इन्होंने अदालत से भी रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 180 से ज्यादा मुकदमात हैं और झूठे हैं। ये रुजू वाली बात भी होगी। और दूसरी बात, ये वाकई अगर उनके दौर में अगर कोई और मगरबी ममालिक से मिलता तो पीटीआई का जो गालम गलोच ब्रिगेड था वो शुरू ना हो जाता कि बैरूनी मुदाखलत की दावत दी जा रही है। खैर मिलते रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये बात गलत है कि रिहाई के लिए मिले हैं। उन्होंने इंसानी हकूक़ के हवाले से ब्रीफिंग दी है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ आपको भी पता है कि उनका कितना एहतराम किया जा रहा है। ख्वाजा साहब माने ना माने, इनको भी पता होगा कि पाकिस्तान में किस तरह वो 13 साला बच्चा जो अरसलान है लाहौर में, उसके वालिद की डेथ होती है और वो 5 बहनों का अकलौता भाई रह जाता है। किस तरह वो तौसा में आकाश नकवी जो एक लड़का है 8-10 साल का, उसे थाने में रात गुजारना पड़ती है। इसी तरह औरतों और बच्चों पे जो सितम हो रहे हैं उनसे आगाह किया गया मगरबी सफ़ीरों को, और ये मेरा ख्याल है करना भी चाहिएगा, इसलिए कि यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अल्लाह साहब नाराज़ ना हो तो मुझे साने सहवाल याद आ गया जब बच्चों को गोलियां मारी गई थी चेयरमैन पीटीआई के सामने, बिल्कुल माँ बाप के सामने, बच्चों के सामने माँ बाप को। अलवी साहब वो बिल्कुल गलत हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन इसके साथ आप 2 वाक़यात और भी जोड़ लें, कसूर वाला वाक़या भी जोड़ लें और सानिया मॉडल टाउन भी जोड़ लें। गुजारिश ये है कि जो वाक़या गलत होता है हम उसको गलत कहेंगे। मैं किसी की वकालत नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि जुल्म जो है उसको जुल्म कहना चाहिए और मजलूम की हमायत करनी चाहिए। हक को हक कहना चाहिए, हक को ये नहीं कि झूठ को हक बनाकर पेश करें। हक यही है कि साहिवाल में जुल्म हुआ, हक यही है कि मॉडल टाउन में जुल्म हुआ, हक ये है कि कसूर में जुल्म हुआ, हक तो ये भी है कि जड़ामाला में भी जुल्म हुआ। जड़ामाला की तरफ हम जाएंगे अगले सेगमेंट में। ख्वाजा साहब, आम इंतखाबात 90 दिनों में नहीं करवा सकते, मरदमशुमारी शुरू कर दी है और ये कर दिया है और ये मसाइल हैं और वो मसाइल हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब फरमाते हैं कि पिछली हुकूमत जाते हुए इंतज़ाम कर गई है कि इलेक्शन को ताख़ीर का निशाना बनाना है, इलेक्शन देर से करवाने। ये जानबूझ के, ये मिली भगत थी, ये जानबूझ के करके गए हैं सारा कुछ। नहीं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। देखिए, जब मुश्तरका मफादात कौंसल में ये बात रखी गई कि पहले आप मरदमशुमारी कराएंगे तो फिर इंतखाबात करवाएंगे, तो फिर तो वो बात दुरुस्त है ना उनकी, ये वहाँ फ़ैसला हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो मुश्तरका मफादात कौंसल का वही फ़ैसला उठाकर ये बात की है कि पहले मरदमशुमारी कराएं, नई हल्का बंदियाँ होंगी। उन्होंने तो शेड्यूल भी दे दिया हल्का बंदियों का, आ गया शेड्यूल। हाँ, तो आपने देखा नहीं वो जो इख्तियारात भी देकर गए हैं निगरान जो वज़ीर आज़म है उनके लिए भी बंदोबस्त करके गए हैं। तो सिराजुल हक साहब की बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है, वो बंदोबस्त करके गए हैं। उनके वज़रा खुद कह रहे हैं कि हम फरवरी में इंतखाबात होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है और आज खुर्शीद शाह साहब ने भी यही बात की है कि 7-8 माह में इंतखाबात हो जाने चाहिए। तो जब इस तरह की बातें जो साबिक़ वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, वो कर रहे हैं, तो इसमें तो सिराजुल हक की बात साहब की बात में कोई शक व शुबा नहीं किसी को होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है उनकी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इलेक्शन अगर ताख़ीर से हो तो मसला कोई नहीं है। मसला है इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। ये तो हम कह रहे हैं, ये इंतखाबात इस हुकूमत के निगरान जो हुकूमत है इसके पास कोई मैंडेट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसियों का कोई मैंडेट नहीं। इनका काम है जिन महदूद मुद्दत के लिए पॉलिसी बनाएं, आवाम पर कम से कम बोझ डालें और अपने इंतखाबात करा कर, क्योंकि इनको
सिर्फ इतना ही इख्तियार है जो हमारा आइन है वो देता है कि आपने इंतखाबात करवाने, कोई पॉलिसी नहीं बनानी। आप ये इंतखाबात करवाएं, लेकिन जब फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जी पहले हल्का बंदियाँ होंगी, इस पर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान किया, फिर अदालत इसका फैसला करेगी, मैं तो आप नहीं कर सकते। दुरुस्त है, लेकिन मज़हर बरलास साहब, अगर इनका काम सिर्फ इलेक्शन ही कराना था तो ये पिछली हुकूमत क्यों इतनी मेहरबानी करती रही है? जो इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी, कानून साजी की, और उसमें यह भी कानून साजी की थी कि इनके इख्तियारात को भी बढ़ा के गए थे और भी सारे कुछ मामलात करके गए थे। तो ये आखिर क्या वजह क्या है और इनको क्या फ़ायदा क्या है? इलेक्शन अगर ताख़ीर का शिकार होते हैं, खुर्शीद शाह भी कहते हैं 7-8 माह के बाद ज़रूर इलेक्शन हो जाएंगे, और ख़ुद जानबूझ के चीज़ों को डिले करके गए हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी आखिरी दिन में वो इजलास करके मरदमशुमारी वाली बात करने की, अगली हुकूमत पे छोड़ देते, अगले इंतखाबात के बाद कर लेते। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सिराजुल हक साहब ने दुरुस्त बात की है। आइनी तकाजा भी यही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाए। और पीपल्स पार्टी में खुर्शीद शाह शायद कह रहे हों, बाकी पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि जी वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। ये बदनीति पे एक फ़ैसला किया गया था। मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अदालतों से बड़े फ़ैसले आने वाले हैं और उन बड़े फ़ैसलों में शायद ये फ़ैसला भी हो। फिर आप देखिए कि हमारा मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है। जो हमारा IMF से स्टैंडिंग मुआहदा हुआ, उसमें ये कहा गया उस वक़्त की हुकूमत को कि $1 अरब हम अभी देते हैं, $1 अरब निगरानों को देंगे और $1 अरब इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसको देंगे। तो मेरा ख्याल है हम मुआशी तौर पर भी फंसे हुए हैं। इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा ताख़ीर नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल सही है। ये ताख़ीर जितनी भी ज़्यादा करेंगे इतना ही नुकसान उठाएंगे, और जितना बहरहाल आइन भी है उसका भी कुछ ना कुछ पासदारी होनी चाहिए। और जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ लिख के गए हैं और सब ने जो मिल के लिखा था आइन पाकिस्तान में, उसकी कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत के सिलसिले जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ना है, और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान की पिछली हुकूमत PDM की तरफ से एक इंतहाई मुतनाज़ा बिल पास करने के चंद ही दिनों के बाद नफरत का कारोबार हमने उरूज पर देखा है। जड़ावाला में कुरान पाक की तौहीन के इल्ज़ाम में 19 चर्च और 86 मकानात को जला कर राख कर दिया गया। नफरतों को कारोबार करने वाले ये लोग मुसलसल मुश्तइल हैं, मुसलसल अभी तक भी फेक न्यूज़ का जो काम है वो जो है थमा नहीं है, और अभी भी प्रोपेगेंडा जारी है सोशल मीडिया के ऊपर। क्या कहते हैं ख्वाजा मतीन साहब? जी अलवी साहब, ये इंतहाई दुख और अलमी की बात है। इस्लाम जो है वो अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। मसलन किसी की जो इबादत गाह है उसके एहतराम का हमें हुक्म दिया गया है। जो ज़िमी हैं उनकी जानो माल की हिफाजत वो रियासत, मुस्लिम रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती ये है, जब कवानीन मौजूद हैं, हमारे यहाँ कुछ मजहबी ग्रोहों ने इस तरह लोगों के दिमागों में इश्ताल भर दिया है। कुरान पाक की बेहुरमती वो लोग समझते हैं कि ये उराक को आप अगर उसको उनको नुकसान पहुँचाएँ तो ये बेहुरमती होती है। जब आप कुरान पर ही अमल नहीं करते तो जो वो तौहीन कर रहे हैं, बल्कि जो कुरान ने काम कहे हैं उसके उल्ट काम करते हैं, तो वो कुरान पाक की तौहीन नहीं है। जब हुकूमत मौजूद, रियासत मौजूद, अदालतें मौजूद और कवानीन मौजूद, अगर कानून आपने हाथ में लेना है इसी तरह कोई भी, ये एक बात बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ, इन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। यहाँ हम अक्सरियत में हैं, दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं। कल कला खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई वाक़या पेश आया तो जिम्मेदार ये वैशी लोग होंगे। सही होगा मज़हर बरलास साहब, ये मसाजिद में ऐलान हुआ, और मज़े की बात है ड्रामेबाजी इस तरह की गई कि जो कुरान पाक के औराक रखे गए उनके ऊपर लोगों का नाम रखा गया, उनका एड्रेस लिखा गया, बाप और बेटा जी इन्होंने जलाया। खुदा न खासा या तौहीन की है। जो तौहीन करता है वो अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लिख के छोड़ के जाता है। अलवी साहब, आपने इब्तदा में एक मुतनाज़ा बिल की बात की, वो वाक़तन मुतनाज़ है। ऐसे बिल नहीं आने चाहिए जो माशरे में नफ़रत का इंतशार का बायस बने। अब आ जाइए जड़ावाला की तरफ। ख्वाजा साहब ने इस्लामी हवाले दिए। मैं यहाँ पाकिस्तान के इब्तदाई सालों की बात करूँगा। पाकिस्तान के इब्तदाई सालों में, चूँकि उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान भी साथ था, तो 25% अक़लीतें थी। आज हमारे मुल्क में 4% अक़लीतें हैं। वो बाकी या तो बेचारे हिजरत कर गए, कूच कर गए या कन्वर्ट हो गए, और उन 4% पर भी जुल्म व सितम की अंधेर नगरी है। गुजारिश ये है कि
ये जिन लोगों ने बिल पास किया उन्हीं की जमात के एक शुएब नामी आदमी का झगड़ा था भत्ते के सिलसिले में वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर से। वो असिस्टेंट कमिश्नर एसआई था। अब किसी से झगड़ा हो, ये बड़ी देखिए तकलीफ दे बात है कि आपका किसी अकलीती बंदे से झगड़ा हो तो आप उस पर तौहीन का इल्ज़ाम लगा दें या उसके कम्युनिटी जो है उसको निशाना बनाना शुरू करें। जी बरलात साहब, ठीक। तो मेरा ख्याल है इसमें वो लोग सारे बिल्कुल सही। इस तरह के वाक़यात अलवी साहब इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात पर सजाएं नहीं मिलती। ठीक हो अगर गया, सजाएं मिल जाती ठीक हो गया। तो हमें इस तरह के वाक़यात वाइंड अप की तरफ जाना है। बिल्कुल सही है, ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा अच्छा वाक़या हुआ था जो प्रयांथा कुमारा का, श्रीलंकन वाले का इंतहाई तकलीफदेह और अजियतनाक वाक़या हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी अदालतों ने बड़ा तेज़ी के साथ ट्रायल करते हुए 88 अफराद को कन्विक्ट किया था। 88 को 9 को उम्र कैद दी थी, बाकी 2 में से 5 को 5 साल कैद की थी कुछ लोगों को, और 6 अफराद को सजाए मौत दी थी। इस वाक़े में भी फौरी तौर पर अगर अदालतों की तरफ से ट्रायल किया जाए, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब ने कहा है, शिद्दत से तेज़ी के साथ ट्रायल हो और उन लोगों को निशाना इबरत बना दिया जाए, तो शायद इस मुआशरे में नफ़रतें फैलाने वालों का कारोबार कुछ सी हद तक कम हो सके। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी। कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने